सुबह बखैर सामीन नाजरीन, आप सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद हो। आप इस वक्त प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो और मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह 8:35 पर आते हैं और आपके सामने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इक़्तिसादी सूरत हाल, माइशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, बल्कि मुल्क भर के अंदर सियासी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है, इक़्तिसादी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है और दीगर मौज़ूआत पर भी हमारी नज़र रहती है। और मुल्क के बाहर भी बिनुक़वामी सतह पर जो अहम तरीन मौज़ूआत होते हैं उस पर भी हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो 8:35 से शुरू होकर 10 बजे तक चलता है, हमारी कोशिश रहती है कि इस वक्त के दौरान आपको हर पल नए अंदाज में खबर तह तक बताई जाए। सभी नाज़रीन, 3 मरहलों पर यह प्रोग्राम होता है और तीसरे पड़ाव पर जब हम आते हैं तो आप और हम बात करते हैं। याद दिलाते चले कि आप 9:35 पर जब तीसरे पड़ाव पर हम आएंगे, हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप कॉल करेंगे। अपने मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के लिए आपके लिए एक बेहतरीन और सुनहरी मौका हाथ में है कि घर बैठे आप अपने इलाके और अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाए, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे उन पर रिएक्ट करे और उसका रिस्पॉन्ड करे। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से श्रीनगर स्टूडियो भी चलेंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ आसिफ रशीद है जो आपको बताएंगे कि 8 फरवरी के रोज़ माजी के अंदर हिस्ट्री क्या कुछ कह रही है। चूंकि एक लंबी फहरिस्त होती है, उसको शॉर्ट लिस्ट बनाते हैं आसिफ रशीद सुबह सुबह और आपके लिए ये चंद वाक़ियात ले आते हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बर्दाश्त करने के लिए। और हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज करेंगे। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इस पर बात की जाना जरूरी है। साल 2005 में इजराइल और फलस्तीन के दरमियान फायरबंदी का मुआहिदा आज ही के दिन तय पाया था। उसके बाद दर्जनों मरतबा ये मुआहिदा टूटा भी, लेकिन इस पर अमल दरामद जो है उसका आगाज 8 फरवरी साल 2005 को हुआ था। 1897 में आज ही के दिन मुल्क के तीसरे सदर डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश हुई, आज उन्हें भी याद किया जा रहा है। 1986 में दिल्ली हवाई अड्डे पर पहली मरतबा प्रीपेड टैक्सी सर्विस का आगाज हुआ, शुरुआत 8 फरवरी 1986 को हुई थी। 1971 में आज ही के दिन नेस्डेक दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज का आगाज हुआ, आज ही की तारीख थी जब 1971 में इस नए अमल पर आज के दिन शुरुआत, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज बना था जिसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 8 फरवरी 1265 को आज ही के दिन एलखानी सल्तनत के बानी हेलगो खान का इंतकाल हुआ था, उन्हें भी आज के दिन याद किया जा रहा है। भूटान के बादशाह ने पहली मर्तबा साल 2007 में आज ही के दिन यानी 8 फरवरी को भारत का पहला ऑफिशियल दौरा किया था और उसके बाद यहां हुकूमतें बनी, लेकिन बादशाह जो भूटान के हुआ करते थे उनमें पहला और आखिरी दौरा 8 फरवरी 2007 को हिंदुस्तान का हुआ था। हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली साल 2016 में आज ही के दिन इंतकाल कर गए और एक मारूफ शायर हमसे बिछड़े 5 साल पहले, आज उन्हें भी याद किया जा रहा, अदब से वाबस्ता लोगों की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। 1952 में आज ही का दिन था जब एलिज़ाबेथ II बरतानिया की मलिका बनी, जो आज भी मलिका है, और इसके बाद कौन जिम्मेदारी संभालेगा उनका नाम भी उनने लगभग तय कर लिया है, सामने रख दिया है। उनके इंतकाल के बाद किसके नाम कुर्सी रहेगी, कौन जिम्मेदारी संभालेगा क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद, लेकिन दूसरा यानी एलिज़ाबेथ II सेकेंड टर्म 1952 में उनने शुरुआत की। आज ही का दिन था जब बरतानिया की वो मलिका बनी थी। चलिए जनाब, ये तो तारीखी पस मंजर में हमने कुछ वाकयात आपके सामने रखे सुबह सुबह, ताकि आपकी यादाश्त भी साथ साथ ताज़ा रहे और आप उन वाकयात को याद रखें जो माजी में हो चुके हैं। और हमारे जो नौजवान हैं जो मुख्तलिफ मराकज़ के अंदर इम्तिहानात के लिए जाते हैं, उनके लिए छोटी छोटी टिडबिट्स जो होती हैं काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। इसका अंदाज़ा हमें उस वक्त लगा जब कई तलबा और कई नौजवानों की तरफ से इस बात का खुलासा पेश किया गया कि इसमें और ज़्यादा बेहतरी लाई जाए। इंशाल्लाह आपसे वादा है कि जो जो बातें आप हमें फीडबैक के तौर पर देते हैं उसे हम ज़रूर अमलाते हैं। कुछ चीज़ें आपको जल्दी जल्दी में दिखती हैं और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ज़रूर स्ट्रीमलाइन करने की हम कोशिश करते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा भी है और बड़ी खबर भी है। और खबरों के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मानना है कि जम्मू कश्मीर में
सिंगल विंडो पोर्टल और इसका नेशनल सिस्टम के साथ जुड़ना एक अहम तरीन पेशरफ्त है। और कल ही इस बात का खुलासा पेश किया गया कि 130 सन्नती खिदमात अब ऑनलाइन होंगी, 160 से जायद खिदमात इसके साथ जोड़ दी गई हैं और रोजगार के बड़े मौके आइंदा दिनों में पैदा हो सकते हैं। ये दावा कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस वक्त पेश किया जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्रीज के हवाले से जो पोर्टल है उसका इनॉग्रेट किया और उसके साथ साथ ये भी कहा कि इस पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है, मदगम किया गया है, जम किया गया है जी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। यानी दिल्ली में मरकज के अंदर जो सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा है उसी के साथ इसको जम कर दिया गया है और 130 इंडस्ट्रीज की सर्विसेज जो है वो अब ऑनलाइन आपको मिल सकती है। मनोज सिन्हा साहब का ये दावा है। इनके साथ कल जब ये ऑनलाइन तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, तो रियासत जो यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी उनके साथ थे इस मौके पर। तो उन्होंने ब्रीफ करते हुए कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीह ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर जो फंडामेंटल चेंज सोशो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हुई है उनको अडॉप्ट किया जाए और उससे और ज्यादा बेहतर फायदा जो है वो मिल सके, इसकी ओर जो है उन्होंने उम्मीद की है। उसके साथ साथ अब यह भी कहा गया है जनाब तकरीबन 1400 से 1500 करोड़ 14 to 1500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है और इस सिलसिले में मजीद 70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। खाका कल खींचा गया है। कल ही मनोज सिन्हा ने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि मार्च 1 यानी अब से सिर्फ चंद दिन दूर 1 मार्च को गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्गेनाइज कर रही है जी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट सेरेमनी, जिसके तहत तकरीबन 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसे आप ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये खाका जब ये खींचा गया, ये कहा गया कि सिंगल विंडो सिस्टम लगाया गया जी, इससे सनतकारों को फायदा होगा, नए लोगों को फायदा होगा। क्या वाकई तौर पर इस तरीके का है? क्योंकि तरह तरह के रिस्पॉन्स जो है वो कल भी जब हमने इस खबर को लिया था थोड़ा सा, क्योंकि इतनी तफसील हमारे पास नहीं थी उस वक्त, लेकिन अब जो तफसील आई और कल से जो लगातार सनतकार बात कर रहे हैं, क्या वाकई तौर पर सरकार जिस बड़े मंसूबे को लेकर बात कर रही है क्या वाकई तौर पर उसका उतना फायदा भी है नहीं है? सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हांजुरी हमारे साथी इस वक्त वहां से ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा सनतकारों के लिए। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि एक बहुत बड़ी राहत है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत। अब आपने दरबदर नहीं जाना है जी, आप घर बैठे मुल्क के किसी भी रियासत में बैठे, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अगर आप जम्मू कश्मीर का मन बनाते हैं सरमायाकारी के लिए, तो अब आपने ऑन द क्लिक ऑफ द बटन सब चीजें मिलनी है और आपने अब आसान तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर बिजनेस करना है। किस हद तक इसको आप सही मान रहे हैं? ग्राउंड जीरो की कहानी क्या कुछ है? और ये जो माना जरा कि जनाब बस दूरियां और ये वक्त जो था जिसमें हम बातें कर रहे थे अब ये खत्म हो गया है, वक्त आ गया है, अब हम परफॉर्म करें, और 1 मार्च की तारीख जो दे दी गई है। देखिए गौर साहब, ऐलानात बयानात एक तरफ, लेकिन हकायक कुछ और ही होते हैं। अगर सिंगल विंडो सिस्टम से मुराद यही है कि ऑनलाइन आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी यूनिट को ऑपरेट कराने के लिए या एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके लिए आपने ऑनलाइन सर्विसेज हमने दी हैं और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। तो अगर यही भी सिंगल विंडो सिस्टम है तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा कि काफी वक्त से ये सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, लेकिन इस सिंगल विंडो सिस्टम के लिए भी, इस ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसके लिए जो आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज करनी है वो इससे पहले जो सिस्टम था उससे कई ज्यादा है। मैं मिसाल पेश करना चाहूंगा, जैसा कि एग्रीकल्चर लैंड का कन्वर्जन है, उसके लिए क्राइटेरिया इतना मुश्किल रखा गया है कि आपने 10 दफ्तर पहले जाना है और फिजिकली आपने उन दफ्तरों का विजिट करना है और वहां से जब आप डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, और इतने ऑफलाइन मोड पे जब आज तक सिंगल विंडो सिस्टम जब तक नहीं था तब तक जब आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए अप्रोच करते थे तो उतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब इतने डॉक्यूमेंट्स की
जरूरत पड़ती है कि इंसान थक जाता है। क्योंकि मेरा खुद भी इसका तजुर्बा है और इस तजुर्बे के तहत मैंने देखा कि जो कुछ कहा जाता है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। इंडस्ट्री के साथ ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी मुंसलिक है, और जब तक ना आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट तक 10 दफा जब तक ना आप पोल्यूशन दफ्तर जाएंगे तब तक आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आपके लिए एक विंडो रखा गया है कि आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर ये बाद में कहा जाता है कि जब आप ऑनलाइन प्रोसेस करोगे तो उसके बाद ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी है वो भी आप दफ्तर लाए। जब ऑनलाइन भरना है तो ऑफलाइन दफ्तर जाने की क्या जरूरत है? और जब आप ऑफलाइन भी फिर भरते हैं और अगर फिर उस कागज में कोई नुक्स होगा या उसके साथ साथ अगर दफातर में ऐसा भी सूरत हाल कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो गुम हो जाते हैं जी, तो आपको 10 दफा इस तरह उन दफातर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो कुछ कहा जाता है और जिन सादा अल्फाज में ये चीजें कही जाती हैं, जमीनी स्तर पर उतना ना ही सिंगल विंडो होता है और ना ही आसान विंडो होती है। आसान लफ्जों में ये समझे कि अगर आपने सनत लगानी है या आप यूनिट होल्डर हैं तो आपके लिए भी दरवाजे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत खुलेंगे। यानी सहूलियात आप पहले तो आपके पास हुआ करती थी लेकिन चक्कर ज्यादा लगाने पड़ते थे, लेकिन आज का ये जो दावा है कि सिर्फ एक जगह सारे काम हो जाएंगे, आसान लफ्जों में क्या इस लाइन को टच करें? देखिए, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं। अगर सिंगल विंडो लाया है तो उसका मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि दरवाजे बंद किए गए हैं, लेकिन जो दावा किया जाता है कि दरवाजे आसान बनाए गए हैं, प्रोसेस आसान बनाया गया है, इस बात से मुझे इख्तिलाफ है। क्योंकि सिस्टम जो जिस कमरे में आप इससे पहले जाते थे, अब आपने दूसरे कमरे में जाना है और इस दूसरे कमरे का नाम सिंगल विंडो बताया गया है। कल मैं देख रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक चीज बड़ी दिलचस्प, सिस्टम आसान नहीं है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़ी दिलचस्पी के साथ ये भी बता रहे थे कि देखिए हमने जी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस गारंटीड एक्ट 2011 जो है उसको इतलाक कर दिया है जी, और उसके तहत हम लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और जो हमारी G2B और G2C की मीटिंग्स हुई थी उसके बाद लगातार हम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। मेरा मन ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट सामने रखा गया उसमें कहा गया कि राइट टू गारंटीज एक्ट, पब्लिक सर्विस गारंटीज एक्ट 2011 का मुकम्मल तौर पर इतलाक है जी। कितना वो आप उस इतलाक को मानते हैं? और ये जो दावा पेश किया जा रहा है कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं, क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है इस तरीके की फैसिलिटीज के वक्त? देखिए, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया, क्योंकि आवाज सुनने में दिक्कत आ रही थी, पहले ही बताना चाहूंगा कि ऑन बोर्ड किसको लिया जाता है। जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, अगर आप कोई भी पॉलिसी मुरतब करते हैं तो उसमें जरूरी बनता है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स वही हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो इलेक्टेड उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाता ताकि उनके सलाह मशवरे से जो आसान राहें हैं उन्हें तलाश किया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर के विजादिस जो भी कोई पॉलिसी बनती है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बनती है, और उसमें ऐसे जो अलाकार है, जो इसके मददगार है या जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ना ही उनको तलब किया जाता है और ना ही बुलाया जाता है। अब चूंकि कल जिस पोर्टल का हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इशारा किया और कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम जो है अब राइज किया गया है, और उन्होंने कुछ एदाद शुमार भी दिए हैं कि जब से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जब से इस्तेलाहात लाया गया है, तब से अचीवमेंट्स भी हासिल की गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कितना सरमायाकारी अभी तक आई है और आइंदा मार्च के महीने में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का सरमायाकारी का हदफ है और इम्कान है। इसमें कोई शक नहीं है। हम भी ये दुआ करते हैं कि इस तरह का सिस्टम चलना चाहिए। हो सकता है कि आज तक अगरचे इस प्रोसेस में थोड़ी मुश्किलें थी और इसके बाद नहीं होंगी, हम भी ये ऐसा ही तवक्को करेंगे। हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। और ये बात थी जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मंसूबों के हवाले से, जो कल उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सब कुछ लाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है जम्मू के, कश्मीर के, उनके चेहरों पर मायूसी है, और शायद उन चेहरों को पढ़ने की आज के दिन में भी अशद ज़रूरत है। जी आसिफ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात इंतजामिया के इकदामात की हो रही थी, तो इकदामात कई मरतबा फेल भी होते हैं और इसी तरीके से कार्रवाई माजी में भी होती रही, मुस्तकबिल में भी मंशियात के खिलाफ भी कार्रवाई का जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, चाहे वो सिविल या पुलिस इंतजामिया, वक्तन फक्तन इस पर आगे का लाएमल तैयार करती रही है। लेकिन नारकोटिक्स के खिलाफ
आज के वक्त में जंग जीतना कितना मुश्किल हो गया है, ये शायद पिछले कुछ महीनों या एक साल के दौरान उठाए गए इकदाम से पता लगाया जा सकता है। नारकोटिक्स में जो मसवदे बार बार बनाए जाते रहे, कार्रवाई करने के लिए बार बार हिदायत आला हुकाम की तरफ से जारी की जाती रही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हिदायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखेंगे। एक तो ये कि मंशियात का जब रुझान बढ़ रहा है, कार्रवाई के लिए बार बार कई आला सतही इजलास भी हुए, चीफ सेक्रेटरी इनकी सदारत करते रहे और मसवदा कई मरतबा तैयार भी किया गया। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो कार्रवाई फौरी तौर पर करें और यहां तक कि संगीन सूरत हाल जब पैदा हो गई है यूनियन टेरिटरी के अंदर, मंशियात फरोज खुलेआम घूम रहे हैं, करोड़ों की मंशियात अलग अलग इलाकों से पकड़ी जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जम्मू के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन इस संगीन सूरत हाल के बावजूद भी एजेंसियों के दरमियान तालमेल का फुकदान साफ नजर आ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि गैर कानूनी काश्त भी कई इलाकों के अंदर आज के वक्त में, जिसमें आप भंग, कोसा या फिर आप बाकी चीजें देखते हैं जो मंशियात के तौर पर देखी जाती हैं और गैर कानूनी है इनकी काश्त, वो आज के वक्त में भी उगाई जाती है। पिछले साल जहां पर जो पिछले चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर ए.के. मेहता से पहले डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम जो कि चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के, 12 अक्टूबर 2019 को एक मीटिंग होती है और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की कि मंशियात के एक तो कार्रवाई अपनी जगह हुई जो पुलिस इंतजामिया कर रही है, जहां पर कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले भी गाड़ी से करोड़ों रुपए की मंशियात पकड़ी गई, 2 दिन पहले भी कार्रवाई हुई, लेकिन इसके अलावा कहीं पर अगर इसकी काश्त गैर कानूनी तरीके से होती है, उस पर लगाम कैसे यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई जाए, इस पर प्लान क्या है, वो डिस्कस किया गया। 2019 अक्टूबर के महीने के बाद भी अब तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई। यही वजह है कि आज तक उस मीटिंग के बाद पेशरफ्त ना होने का नतीजा यह है कि जो गैर कानूनी काश्त है वो आज भी हो रही है। और दूसरी बात ये कि सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां हुई। चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त उनने मीटिंग की, आज नई चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन पुरानी चीजें शायद वो उसी टेबल पर रख दी गई। मेहता साहब ने भी एक और मीटिंग ली थी जनाब, वो तारीख था 13 नवंबर 2021 और उस वक्त भी ये कहा गया था कि जनाब लैंड आइडेंटिफाई मार्केशन की जाए जहां पर इस तरीके की चीजें उगाई जाती हैं और एनफोर्समेंट एजेंसियां एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर जो है वो कार्रवाई करे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बेबस दिख रहा है, नारकोटिक डिपार्टमेंट की जरूर कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हैं, जो बिल्कुल कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगर ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के तहत कार्रवाई की जाती तो शायद ये जो परेशानी आज हमारे अंदर है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कहीं ना कहीं कम हो जाती। क्यों? अब आप एदाद शुमार को भी देखिएगा तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा। जो सर्वे सामने रखा गया था गुज़श्ता साल, उसमें यह कहा गया था कमोबेश 6 लाख के करीब लोग जो है जो ड्रग रिलेटेड इश्यूज के साथ वाबस्ता है, और वो कहा गया था कि वो जनाब आपकी पॉपुलेशन जो यूनियन टेरिटरी की है उसकी 4.6% है। और जब आप इस 4.6% आबादी की बात करते हैं तो उसमें 90% ड्रग एडिक्ट्स का, ड्रग लेने वाले लोगों का उम्र की हद क्या है, वो 17 से 33 साल के दरमियान है, यानी नौजवान है ये। और इन नौजवानों में क्या सिर्फ लड़के हैं? नहीं जनाब, लड़कियां भी है। क्या सिर्फ मर्द हैं? नहीं जनाब, खवातीन भी है, यानी हमारी बहन भी है, हमारा भाई भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी माँ भी है और हमारे वालिद साहब भी हो सकते हैं इसमें। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त, और इसी सूरत हाल से निपटने के लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स को बनाने की बात भी सामने रखी गई है और उम्मीद करेंगे कि रवा साल के दौरान वो मुकम्मल भी हो जाए। उसके साथ साथ ये जो बेसिक काम करने की ज़रूरत है वो काम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने इस बात का एतराफ़ किया कि जॉइंट एफर्ट्स की अशद ज़रूरत है, तब जाकर इस मोहल्लिक मर्ज और भयानक बीमारी से हम निजात ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरे मुआशरे को दीमक की तरह आहिस्ता 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 करके खा रही है। और इसका सद्भाव अगर आज नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलें जो है वो उठानी पड़ सकती है। तो ये तो बात थी जनाब ड्रग्स की, लेकिन आपको ज़रा इंतज़ामिया की एक और ख़बर से भी बाखबर करते हैं। और ख़बर ये है कि पुलिस इंतज़ामिया के अंदर कुछ बेहतरीन फ़ैसले लेने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की अप्रूवल के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग 9 फरवरी यानी कल तलब की गई है। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पुलिस अमले का ज्वाइंट मीटिंग कल 9 फरवरी को तलब की गई है।
और कल ही रियासत के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी सरबराही में ये डीपीसी मीटिंग जो है वो तलब की गई है। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता कल 4 बजे, अभी तक का जो सेट शेड्यूल है, हमारे जो ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं वो यही है कि कल 4 बजे 9 फरवरी को इंतहाई अहम तरीन इजलास पुलिस के हवाले से होना है, जिसमें तकरीबन 17 आईपीएस पुलिस अफसर जो है उनकी प्रमोशन तय होगी, ड्यू होगी। वो डीजीपीज़ के रैंक पर जाएंगे, एडिशनल डीजीपीज़ के रैंक पर भी जाएंगे और आईजीपी रैंक तक के अफसरों तक लगाने की बात होगी, क्योंकि कई एसएसपीज़ अब आईजीपीज़ बनाने हैं। तो उस हवाले से मरकज़ी वजारत दाखिला की अप्रूवल के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुश्तरका डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास कल मुनक्किद होने जा रहा है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशंस भी जारी हुई है। और इस कमेटी के अंदर, जहाँ मैंने पहले आपको कहा कि डॉक्टर अरुण कुमार साहब चेयरमैन की हैसियत से वहाँ पर मौजूद रहेंगे, 4 बजे ये इजलास होगा। तो इस कमेटी के अरकान में यूनियन होम मिनिस्ट्री के जब अप्रूवल दी है तो उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के दोनों इलाकों को मद्देनजर रखा गया है। लद्दाख से उमंग नरोला साहब जो एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। शालीन कापरा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख, उन्हें तलब किया गया है इस मीटिंग के अंदर। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह इसमें होंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस भी इसका हिस्सा होंगे लद्दाख से, के खंडूरिया साहब। ये सारे अरकान जो है वो बैठकर कल 4 बजे इसका फैसला लेंगे कि 17 आईपीएस अफसरों को या तो डीजीपी रैंक पर लाना है, एडीजीपी रैंक पर लाना है और कुछ लोगों को आईजीपी रैंक तक भी ले आना है। फटाफट से हम आपको बताते चले जिनके नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। जी, आईपीएस अफसर जो सन 1992 बैच के हैं और अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर काडर को बिलोंग करते थे, उनमें कुछ लोग अब डेप्यूटेशन भी है और उन डेप्यूटेशन के अंदर कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तो लोहिया साहब का नाम सामने आ रहा है जो बीएसएफ के अंदर इस वक्त है, सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। 4 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जिन्हें प्रमोट किया जाएगा जी एडिशनल डीजीपी रैंक के लिए, उनका नाम भी सामने आया कि विप्लास कुमार चौधरी जो प्रेजेंट डेप्यूटेशन विद एनआईए है, उसके साथ गरीब दास आईजीपी हेडक्वार्टर जो है, विजय कुमार आईजीपी जम्मू जोन जो है, जम्मू कश्मीर जोन जो है, आलोक कुमार जो आईजीपी क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीआईवी पुलिस हेडक्वार्टर है, उसके साथ साथ कुछ एसएसपीज के नाम भी सामने आए हैं, कुछ आईजीज के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनका ये लंबी फहरिस्त जो है इन्हें कल अप्रूवल मिलेगी 4 बजे जब इजलास होगा और ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के बाद उनकी क्लियरेंस के बाद उनकी अगली प्रमोशन तय पाई जाएगी। तो ये तो थी जनाब 2 बातें बैक टू बैक जो सरकार करने जा रही है और जो सरकार का फैसला है। अब उस अहम तरीन मसले की ओर भी आते हैं जिसे आप कोविड कह रहे हैं, लेकिन एहसान इस बार ये है कि कोरोना की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही लेकिन अब कम हो रही है। जी आसिफ, बिल्कुल, कोविड-19 के केसेस, अच्छी खबर यह है कि काफी दिनों के बाद रफ्तार और भी धीमी पड़ी है। पिछले 4 दिनों से 2000 से नीचे ही केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन 4 हफ्तों के बाद 1000 से कम केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना की 3 लहरों में 4715 अमवात अब तक जम्मू कश्मीर में हुई हैं और ऐसे में सरकार ने अब जाकर इस बार फैसला शायद 25 तारीख के बाद किसी भी वक्त स्कूल खोले जा सकते हैं, चूंकि 10 से 15 दिनों में चीजें रिव्यू करने के बाद। और इस हफ्ते की जो कोविड टास्क फोर्स मीटिंग जुमे को या हफ्ते को होगी वो सबसे अहम मानी जा रही है, जहां पर कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में एक इजलास के एक प्रोग्राम के बाद मीडिया के सवालों के जवाब दिए और स्कूलों के मुतालिक उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 दिनों में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तालीमी इदारों के मुतालिक फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 25 तारीख के बाद, शायद 25 फेब के बाद ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर इंतजामिया फैसले लेगी। लेकिन इस हफ्ते की जो हफ्तावार मीटिंग होती है, ब्रीफ किया जाता है अफसरान की तरफ से, वो कोविड टास्क फोर्स मीटिंग कहलाती है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। केसेस जिन जिन एरियाज में कम हुए हैं वहां पर आहिस्ता आहिस्ता तालीमी इदारों को खोला जा सकता है। इस तरह का फैसले का इम्कान
जुमे या हफ्ते को है जब कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग एलजी मनोज सिन्हा की देखिए कल ही एक थोड़ी सी राहत तो मिली थी कोचिंग सेंटर्स को खोलने की बात 50% कैपेसिटी के साथ, लेकिन जब हम कोरोना की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, तो 6 मरीज कल लुकमा अजल हुए हैं जी। इंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 685 से ज़्यादा लोग मस्बत पाए गए और शिफायाब होने वालों की तादाद भी 3000 से भी ज़्यादा है। ये एदाद-ओ-शुमार को जब आप और खंगालते हैं तो सूबा कश्मीर में 314 लोग कल भी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन नॉर्मल मतलब उतने ज़्यादा सीवियर वो नहीं थे, इस तरीके की बात जो है वो कही गई है। जबकि सूबा जम्मू में 312 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और कोरोना पॉजिटिव की जब हम खबर आपको बता रहे हैं और 6 लोगों की मौत बता रहे हैं, तो लद्दाख की क्या कुछ सूरत हाल है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी कोरोना का ग्राफ जो है वो 121 तक आ रहा है। तो जब आप स्टेट के बाद नेशनल हुकअप पर इसको देखते हैं तो नेशनल हुकअप पर भी कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। कल हमने देखा था कि 1.5 लाख से कम केस आ रहे थे, जिस पर इत्मीनान का इजहार मरकजी वजारत सेहत ने भी किया है और लगातार वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ रखने की बात जो है वो कही जा रही है। कहा कि वैक्सीन में किसी तरीके की ढिलाई ना हो और जो सेट SOPs है उनको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से जनाब सूरत हाल है कोविड की। और अब 9:05 का वक्त हो रहा है, हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको ज़रा सियासत की खबर बताएंगे कि सियासी पैमाने पर जहाँ सबकी नज़रें जम्मू पर थी, लेकिन जम्मू के अंदर जो सियासी पारा है वो थोड़ा ठंडा हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको बताएंगे डिटेल के साथ, और खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद ने इलेक्शन अपना डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को किन अल्फाज के साथ मुस्तरद कराया है वो भी बताएंगे। और दिल थाम कर बैठिए, एक और रिजल्ट आ रहा है, किस जमात का रिजल्ट होगा बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।